हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय की वार्षिक परीक्षा की तैयारी। गणित विषय के हम जो प्रश्न बैंक के सारे जो आईएमपी क्वेश्चन हैं उनके वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखे उस पर आप जाकर देख सकते हो। गणित के सारे आईएमपी क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं और इससे संबंधित और वीडियो आने वाले हैं। तो हम आज कर रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित की एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी। तो आज हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी इस एक ही वीडियो में कर लेंगे। इन वीडियो को आप एक या दो बार देख लोगे या सुन लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही गणित में ब्रिज कोर्स में से 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ब्रिज कोर्स के 8 नंबर के एक एक नंबर वाले 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और ब्रिज कोर्स का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में सबसे पहले आप वो देख लो, क्योंकि ब्रिज कोर्स में से 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अब हम अध्याय 1 संख्या पद्धति में से एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे हम देख लेंगे अभी। तो प्रश्न नंबर जो पहला दे रखा है यहाँ पर, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ते हैं या घटाएंगे तो उसका होगा अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो इसमें आ जाएगी 1/1/√2, 1/√2 अपरिमेय संख्या, क्योंकि बाकी जो संख्या इससे इनका रूट हट जाएगा लेकिन इससे नहीं हटेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि a बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में कौन सा सत्य है। तो इनमें से कौन सा सत्य होगा, तो इसका उत्तर होगा स वाला, AP/AQ बराबर है AP-Q। इसके बाद अगला है चौथा प्रश्न, b बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या, मतलब यहाँ पर जो है b जो संख्या है एक वास्तविक संख्या और वह 0 से बड़ी है, और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य। तो यहाँ पर हमें असत्य बताना है। तो यहाँ जो है असत्य होगा द वाला BM/BN बराबर होगा B-N के। तो यह असत्य होगा, बाकी सारे सत्य होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पांचवा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो 1 व 2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या नहीं होगी, तो वो आएगी 17/8। क्यों, क्योंकि यदि 17 में 8 का भाग लगाते हैं, ठीक है, 17 में 8 का भाग लगा देंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, यहीं पे 2 आ गया है तो 2 से बढ़ी जाएगी, एक बचा, दशमलव की 0 लगाई, फिर यहाँ पर ये संख्या 2 से बड़ी हो रही है और 1 से 2 के बीच नहीं होगी, इसलिए यह 1 से 2 के बीच कौन सी संख्या नहीं होगी, 17/8। बाकी सब में 1 दशमलव कुछ आएंगे, लेकिन इसमें 2 दशमलव कुछ आ रहा है, इसलिए यह संख्या नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हम कर लेते हैं। इसमें पहला है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो यदि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को साथ में ले रहे हैं, मतलब गणित में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, तो वे संख्याएं कहलाती वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा है, संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p व q है और q बराबर नहीं है 0 के। तो p और q यहाँ पर क्या है, तो p और q पूर्णांक है। ठीक है, हमने उसमें भी पढ़ा था, जब हमने अध्याय करा था तो उसमें हर बार ये आया था कि जब परिमेय संख्या है, r कोई परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो p और q क्या है, पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद जो अगला रिक्त स्थान नंबर तीसरा है, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है, तब r धन s और r ऋण s, r धन s और r ऋण s अपरिमेय संख्या होगी।
अपरिमेय संख्या होगी। यदि r परिमेय और s अपरिमेय है तो यदि इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके बाद अगला चौथा है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो अपरिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो वह हम लिखते हैं अनवसानी अनावर्ती होता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो परिमेय संख्या का ऊपर हमने पढ़ा था एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, और यहाँ पूछा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे आएगा शांत। इसके बाद अगला प्रश्न है, 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ हो जाएगी 1/2, क्योंकि 0 और 1 के बीच आएगी। इसके बाद तीसरा है, क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर हमसे पूछा कि एक परिमेय संख्या जो कि पाई का मान है, वास्तव में पाई जो होता है उसका मान है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 6√5 और 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। तो हमें इनका गुणा करना और मान लिखना है। तो यहाँ पे जैसे है 6√5 का गुणा हमें करना है 2√5 में, तो 6 का 2 में गुणा होगा तो 6 दूनी 12, √5 का √5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5, तो 12 पंजा 60, तो इसका उत्तर आ जाएगा 60। ठीक है, यहाँ हम इसका उत्तर लिखेंगे 60। इसके बाद अगला है, 2√2 धन 5√3 और √2 ऋण 3√3 का योग क्या होगा? तो यदि इस तरह के सवाल आते हैं तो इसका योग करना भी आसानी है। ठीक है, इसका और इसका योग करना तो ये सब साथ में लिख देंगे हम, जैसे हो जाएगा 2√2 धन 5√3। ठीक है, ये 5 है, 5√3। अब हमें कहा कि इसमें जोड़ना है ना, जोड़ना है √2 ऋण 3√3। ठीक है, इसमें यहाँ हमने कोष्टक नहीं लगाया क्योंकि ये संख्या जो है प्लस करना है, यदि माइनस करना होता तो माइनस का गुणा इन दोनों में होता। ठीक है, इन दोनों में माइनस का गुणा होता, लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इनको जोड़ देंगे तो ये सब साथ में ही लिख देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2 धन 5√3 धन, अब इस धन का √2 में गुणा होगा तो √2 ही रहेगा, धन का ही √2 रहेगा, और धन का ऋण में गुणा होगा तो ऋण का 3√3 हो जाएगा। तो अब धन वाली संख्या को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रूट वाली संख्या को जोड़ेंगे। जैसे ये √2 है और ये भी √2 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2√2 है और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये 1√2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3√2 हो गए हैं। ठीक है, 3√2 हो गए। अब ये √3 और ये भी √3 है, लेकिन ये धन का और ये ऋण का, तो धन ऋण ऋण होता है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो 5 में से 3 गया तो बचा 2, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ हो जाएगा धन का। 5 में से 3 घट गए तो बचे 2, और √3 का √3 ही रहेगा, तो इसका उत्तर आएगा 3√2 धन 2√3। ठीक है, इसका उत्तर होगा 3√2 धन 2√3। अब ये आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये √2 है, यहाँ पे √3 है, इसलिए नहीं जुड़ेंगे, और यही इसका उत्तर आएगा। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, और वह सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। तो ये सत्य है या असत्य? तो यह सत्य है। इसके बाद दूसरा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह असत्य कथन है। ठीक है, असत्य है यह। इसके बाद अगला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यह सत्य है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह असत्य कथन है। अब इसके बाद हम अगले अध्याय 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो हमें यहाँ दे रखे हैं, तो अध्याय 2 में से भी 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में बहुपद है।
तो इसमें से बहुपद कौन सा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि द वाला जो है x का वर्ग धन x धन 2, यह एक बहुपद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा ब वाला। इसके बाद तीसरा, शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात कैसी होती है, तो इसका उत्तर होगा परिभाषित नहीं, ठीक है, परिभाषित नहीं। इसके बाद चौथा है, बहुपद x का वर्ग धन 3x की घात 4 धन x ऋण 4x की घात 3 धन 7 के घात हैं, तो इसमें कौन से घात है, तो इसमें आ जाएगा 4। इसका घात जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद का घात होता है, तो इसमें आ जाएगा 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुपद x का वर्ग ऋण x ऋण 6 के शून्यक है, तो इसके शून्यक क्या होंगे, तो इसे हमें हल करके बताना है, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करते हैं ये अध्याय 2 के जो हमने क्वेश्चन करे थे उससे आपको पता चल जाएगा। और इसका उत्तर होगा 3 और ऋण 2, 3 और ऋण 2 इसके घात है। इसके बाद अगला 6 नंबर का प्रश्न है, बहुपद 5x की घात 4 ऋण 3x की घात 2 धन 4x की घात 3 धन 7x धन 8 में x वर्ग का गुणांक है, तो x वर्ग का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर जो x वर्ग है ये वाला, ठीक है, x वर्ग का गुणांक है ऋण 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 3। इसके बाद सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है 2x धन 3, यह रैखिक बहुपद है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती है, तो द्विघाती बहुपद है x का वर्ग धन 2x धन 5 को किसमें, इसके जो x की घात 2 है इसलिए द्विघाती बहुपद है। इसके बाद अगला है, यदि x धन एक बहुपद x वर्ग ऋण k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरह का भी प्रश्न हमने करा था और इसका उत्तर आएगा k का मान आ जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, 1 आएगा। इसके बाद अगला है, बहुपद 3x ऋण 2 का शून्यक है, तो इसे भी हल करके हम देख लेंगे। जैसे 3x ऋण 2 बराबर 0 हो जाएगा, 3x बराबर ये 2 उधर जाएगा तो धन का 2 हो गया, तो x बराबर हो गया 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 2/3, मतलब स वाला, ठीक है, स वाला आएगा इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला, वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होती है यदि pa बराबर हो, तो pa बराबर कितना हो, 0। इसके बाद अगला है, 3 घात वाले बहुपद को बहुपद कहते हैं, तो 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसके बाद अगला, बहुपद में चर की घात सदैव 1, तो बहुपद में चर की घात सदैव 1 पूर्ण संख्या होती है, बहुपद में चर की घात सदैव 1 पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद अगला है, 2 पदों वाले बहुपद को, तो 2 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद, हमें पता है। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, और केवल एक ही घात हो, जब केवल एक ही घात हो तो उसे क्या कहेंगे हम, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसमें रिक्त स्थान में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे हमें शेषफल और ये दिया हो और ये पूछा हो, ठीक है, तो इस तरह से हमें आना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं, तो इसमें पहला है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीयक शून्यक होता है, तो यह सत्य है। इसके बाद 2 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते, तो असत्य है, क्योंकि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। इसके बाद अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, तो यह है सत्य। अगला है, 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते, तो यह असत्य, क्योंकि त्रिघाती बहुपद कहेंगे हम। अगला है, बहुपद 7 धन 3x बहुपद 3x का वर्ग धन 7x का गुणनखंड है, तो यह सत्य है, ठीक है, यह सत्य है। इसके बाद है, एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, बहुपद x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 को x धन 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पर हमें भाग देकर देखना पड़ेगा शेषफल कितना आएगा। तो आप देख सकते हो, इस तरह का सवाल हमने कर रखा है इस अध्याय में, बहुत आसान है। तो इसमें शेषफल होगा 0, ठीक है, 0, शेषफल होगा 0। इसके बाद अगला प्रश्न है, 101 की घात 3 का मान क्या होगा, तो 101 की घात 3 का मतलब यह है कि 101
गुणा 101 गुणा 101, 101 का 3 बार गुणा है, तो उसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, इतना उत्तर आएगा इसका, ठीक है, इतना उत्तर आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख, 3,000, इसके बाद अगला प्रश्न है 101 की घात 3 का मान क्या होगा। तो 101 की घात 3 का मतलब है 101 गुणा 101 गुणा 101, मतलब 101 का 101 में 3 बार गुणा है, और इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा ये, ठीक है। इसके बाद है रैखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो रैखिक बहुपद की घात होती 1, रैखिक बहुपद की घात होती 1। इसके बाद एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो हम लिख देंगे 4x धन 5 एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। इसके बाद किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है। तो अशून्य अचर पद की घात हमेशा होती शून्य, ठीक है, शून्य होती है। इसके बाद हम देखेंगे अगला अध्याय, अगला अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से भी 1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। तो इसमें पहला प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है, 0 0 होते हैं। अगला है बिंदु ऋण 2 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होता है। तो ये होता है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो इसमें एक्स अक्ष पर स्थित होगा 5 और 0, ठीक है, ये वाला होगा एक्स अक्ष पर। इसके बाद अगला निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो वाई अक्ष पर स्थित होगा 0 और 2। इसके बाद अगला बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो यह सत्य है। अगला है वाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है, तो यह असत्य है। एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, तो यह सत्य है। इसके बाद अगला बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, तो यह सत्य है। और अगला बिंदु ऋण 1 2 वाई अक्ष पर स्थित होता है, तो यह असत्य है। इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान। इसमें निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। दूसरा है बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज तथा वाई को कोटि कहते हैं। एक को एक्स को तो अक्ष कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद अगला है बिंदु 0 4 कहाँ पर स्थित होगा। तो बिंदु 0 4 कहाँ पर स्थित होगा। वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर। इसके बाद अगला बिंदु ऋण 5 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यह होगा द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। किस चतुर्थांश में पूछा था। तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अध्याय 4 में से भी 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको भी हम देख लेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है y बराबर 3x धन 5 का, y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीयक हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके बाद अगला है समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। तो इसमें कौन सा हल है। तो इसका उत्तर होगा 4 और 0। अगला है समीकरण y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर आएगा x अक्ष के समांतर। अगला है ax धन by धन c बराबर 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख 1, तो क्या होता है। यह सरल रेखा होता है, ठीक है, सरल रेखा होता है। अगला है समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तीसरा है x बराबर 0 y का समीकरण है, ठीक है, y अक्ष का समीकरण है। इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य। तो इसमें पहला y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है,
तो यह सत्य है। और दूसरा y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, तो यह भी सत्य है। इसके बाद तीसरा है दो चरों वाले रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रेखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तो यह असत्य है। और चौथा है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, तो यह सत्य है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अध्याय 6 रेखाएं और कोण के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसमें से भी 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न पहला है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे कहलाते हैं। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह सरेख बिंदु कहलाते हैं। अगला एक न्यून कोण का माप है। तो न्यून कोण का माप क्या होता है? 0 और 90 डिग्री के बीच। अगला वे दो पद जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं। ऐसे दो पद जिनका मान 180 डिग्री हो तो क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा समपूरक कोण। अगला है किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसके बाद हम देखते हैं अगला पांचवा, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री हो तो शेष कोणों की माप होगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण तो 50 है, और समकोण त्रिभुज है तो उसके दूसरे कोण का माप कितना होगा? 90। एक कोण 90 का होगा समकोण त्रिभुज में और एक 50 का है बता रखा हमको, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 140। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में से 140 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 40। तो यहाँ पे अगले दो कोणों का माप होगा 90 और 40, तो इसका उत्तर आएगा ब वाला। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, सत्य असत्य बताइए। तो इसमें पहला वे रेखा है जो एक ही रेखा के समांतर होती परस्पर समांतर होती है, तो ये सत्य है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो यह भी सत्य है। और तीसरा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने दोनों अंत अभिमुख कोणों के योग से अधिक होता है, तो यह असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो इसमें पहला वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है एक प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, कैसा कहलाता है वो? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम। इसके बाद अगला, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। इसके बाद तीसरा, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। अगला, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता है। ठीक है, किरण कहलाएगी वो। इसके बाद अगला है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। एक ऋजु कोण की माप क्या होती है? तो ऋजु कोण की माप होती है 180 डिग्री। ऋजु कोण को ही सरल कोण भी कहते हैं। दूसरा, अधिक कोण की माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण की माप की परास होती है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच, इन दोनों के बीच की होती है। इसके बाद है एक समकोण की माप क्या होती है? एक समकोण की माप होती है 90 डिग्री। तो इस प्रकार हमने अध्याय 6 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद के अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हल बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।